दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। आपको बता दें कि अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 25,66,407 पहुंच गई है। इसमें सक्रिय मामलों की संख्या 6,71,298 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 18,44,974 मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि 39,644 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, जहां पर 5,72,734 मामले हो गए। वहीं तमिलनाडु में 3,32,105 मामले हो गए, जबकि आंध्र प्रदेश में 2,81,817 मामले और कर्नाटक में 2,11,108 मामले, दिल्ली में 1,51,928 मामले, जबकि उत्तर प्रदेश में 1,50,061 मामले, वहीं पश्चिम बंगाल में 1,13,432 और बिहार में 1,01,906 मामले हो गए हैं। दोस्तों बाकी राज्य का भी हाल आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि लाल किले से पीएम मोदी ने किया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का ऐलान। देश में 3 महामारी वैक्सीन पर काम जारी। दोस्तों आपको बता दें कि देश में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 7वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। आपको बता दें कि देश में चल रहे महामारी के बीच इस बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में चुनिंदा मेहमानों को आमंत्रित किया गया। हर साल लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में 1000 के करीबन विशेष अतिथि बुलाए जाते थे, लेकिन इस बार ये संख्या 250 के करीब रही। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आत्मनिर्भर भारत पर बल दिया और कहा कि अब देश इस दिशा में बढ़ चुका है, दुनिया भारत की ओर देख रही है। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से महामारी की वैक्सीन जल्द से जल्द आने का भी ऐलान किया। पीएम मोदी ने इशारों में चीन को भी सख्त लहजे में जवाब दे दिया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि दिल्ली से सटे हरियाणा के इस जगह पर लगा 14 दिन का लॉकडाउन। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली से सटे हुए हरियाणा के रेवाड़ी में एक बार फिर से पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। औद्योगिक क्षेत्र दाड़ोहेड़ा में महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए दाड़ोहेड़ा नपा क्षेत्र और 8 बाहरी कॉलोनियों में शनिवार शाम 5 बजे से लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन की ये अवधि 14 दिनों की रहेगी। उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की दुकानें ही निर्धारित समय तक खुली रहेंगी तथा बाकी सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि दाड़ोहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में 500 से अधिक लोग महामारी संक्रमित पाए जा चुके हैं। कई कॉलोनियों में तो 25 से 30 केस मिले हैं। हालात काफी बिगड़ चुके हैं। अहम बात यह है कि बहुत से लोग तो ऐसे भी संक्रमित हुए हैं जो रहते दाड़ोहेड़ा में है और नौकरी भिवाड़ी में करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर सरकार ने भी महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी न्यूज एजेंसी ANI ने दी है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस राज्य में रहते हैं, क्या आपके राज्य या शहर में भी लॉकडाउन लगा हुआ है? अगर लगा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि 12वीं में 98% अंक हासिल करने वालों पर सरकार मेहरबान। दोस्तों आपको बता दें कि राज्य के विद्यार्थियों पर कैप्टन सरकार मेहरबान होने लगी है। 12वीं के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन देने का वादा पूरा करने के बाद अब सरकार ने 12वीं के उन विद्यार्थियों को 5100 रुपए की राशि पुरस्कार के तौर पर देने के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं, जिन्होंने कि 98% से अधिक अंक हासिल किए हैं। खास बात यह है कि उक्त राशि पुरस्कार सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों को भी मिलेगा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के 335 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये राशि प्रदान किए जाने की शुरुआत स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हो रही है। जानकारी के अनुसार 335 विद्यार्थियों को राज्य भर में उक्त राशि प्रदान की जानी है। उनमें से 155 विद्यार्थी सरकारी और 180 विद्यार्थी एडिट, एफिलेटेड और एसोसिएटेड स्कूलों के हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोर्ड परीक्षाओं में 98% से अधिक अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाने के लिए उक्त राशि पुरस्कार के रूप में दिए जाने का ऐलान किया था। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि भारत में भी रूस की महामारी वैक्सीन बनाने की तैयारी शुरू। डील के लिए शुरू हुई बातचीत। दोस्तों आपको बता दें कि रूस की ओर से तैयार की गई महामारी वैक्सीन में कई भारतीय कंपनियां रुचि ले रही हैं। भारतीय कंपनियों ने रासायनिक डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि RDIF से कहा है कि वो वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ी जानकारियां उन्हें मुहैया कराएं। आपको बता दें कि RDIF रूस की पूंजी मुहैया कराने वाली कंपनी है। इसी कंपनी ने महामारी वैक्सीन के रिसर्च और ट्रायल की फंडिंग की है। RDIF
के पास ही इस वैक्सीन की मार्केटिंग और एक्सपोर्ट का अधिकार है। आपको बता दें कि ये वैक्सीन दुनिया की पहली रजिस्टर्ड महामारी वैक्सीन है। अगर भारतीय कंपनियों की RDIF से बात आगे बढ़ती है तो भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन हो सकता है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल निर्यात और घरेलू उपयोग के लिए किया जा सकता है। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि स्कूल खोलने को लेकर जरूरी खबर। जानिए क्या है दिल्ली सरकार की राय। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में जब तक महामारी खत्म नहीं हो जाता तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि जब तक महामारी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता और सरकार के प्रयास से दिल्ली में महामारी नियंत्रण में आ गया है, लेकिन इसके खत्म होने तक स्कूल बंद रहेंगे। आपको बता दें कि इस बीच अभिभावकों के सबसे बड़े राष्ट्रीय संगठन ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल का कहना है कि हमने शिक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री के समक्ष मुख्य रूप से 3 विषय रखे हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब तक महामारी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता या पूरी तरह से उस पर काबू नहीं पा लिया जाता तब तक स्कूल नहीं खुलने चाहिए। आपको बता दें कि अभिभावक चाहते हैं कि इस साल स्कूलों में पूरा सत्र 0 सत्र माना जाए। इस मांग को लेकर कई अभिभावकों ने सहमति भी जताई है। दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को कहा है कि वे स्कूल खोले जाने के विषय पर अभिभावकों की राय जानने की कोशिश करें। दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर स्कूल खुलते हैं तो क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे? इस पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में खरीदना चाहते हैं घर तो स्वतंत्रता दिवस पर अथॉरिटी ने शुरू की है ये योजना। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने खुद का घर बनाने के लिए लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर एक और मौका दिया है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के दिन प्राधिकरण ने 1480 फ्लैट की आवासीय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ओमिक्रॉन 1A के बहुमंजिला टावर में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर ओमिक्रॉन 1A में आवासीय भवनों की योजना शुरू की है। आपको बता दें कि इसमें बहुमंजिला 992 फ्लैट हैं। इसमें 2 BHK और 2 BHK डिलक्स के फ्लैट बने हुए हैं। आपको बता दें कि इस संबंध में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के CEO नरेंद्र भूषण ने बताया कि इस योजना में भवन लेने के लिए यदि कोई एक मुश्त भुगतान करना चाहता है तो उसे 5% की छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 2 और 4 साल में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन पत्र प्रत्येक माह के 10वें दिन खोले जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि 15 अगस्त पर सरकार ने दी है बड़ी सौगात। केंद्रीय कर्मचारियों को होगा ज्यादा फायदा। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने PSU या दूसरे सरकारी उपक्रम से केंद्रीय सेवा में आने वाले कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। उनके लिए सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ पे का सिद्धांत लागू कर दिया है। आपको बता दें कि अब तक जो PSU या दूसरे कर्मचारी डायरेक्ट इंटरव्यू से केंद्रीय सेवा में आते थे, सिर्फ उन्हें ही इसका फायदा मिलता था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके केंद्रीय सेवा में आने वाले सरकारी कर्मचारियों को इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रोटेक्शन ऑफ पे के तहत कर्मचारी की सैलरी पहले वाली जगह से कम नहीं होगी। यानी कि अगर किसी को 1 लाख रुपए वेतन PSU या दूसरे सरकारी संस्थान में मिल रहा है तो केंद्रीय सेवा में आने पर उसका वेतन कम नहीं होगा। भले ही वे डायरेक्ट इंटरव्यू या लिखित परीक्षा देकर आया हो, उसे उतना वेतन देना पक्का होगा। दोस्तों, आपको बता दें सरकारी आदेश के मुताबिक PSU, यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले संस्थान, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, SBI, RBI समेत सभी सरकारी बैंकों, ऑटोनोमस बॉडी या दूसरे सरकारी संस्थान से केंद्रीय सर्विस में आने वाले कर्मचारियों के कहने पर यह फैसला लिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि महेंद्र सिंह धोनी ने किया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान, खेलते रहेंगे IPL। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। अब भारतीय क्रिकेट टीम के लिए धोनी खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। हालांकि MS धोनी IPL खेलते रहेंगे। ऐसे में उनके फैंस IPL में धोनी को खेलते हुए देख सकेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टाग्राम में पोस्ट करके खुद के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। आपको बता दें कि अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में MS धोनी ने लिखा कि आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। आज शाम 7:29 के बाद मुझे रिटायर समझा जाए। अपने इस पोस्ट के साथ ही धोनी ने एक वीडियो भी शेयर किया। दोस्तों, आपको बता दें कि 39 वर्षीय MS धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि वनडे और T20 में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बने हुए थे, लेकिन अब धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी संन्यास का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि धोनी के संन्यास लेने से उनके फैंस में मायूसी दिखी। इस खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में आम कामकाज 1 सितंबर से हो सकता है
है दोबारा से शुरू, लेकिन सामने दो बड़ी अड़चनें। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संक्रमण के चलते बंद चल रहे दिल्ली हाई कोर्ट के कोर्ट रूम 1 सितंबर से दोबारा शुरू हो सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अगले महीने से कोर्ट दोबारा शुरू करने की योजना बनाई है, लेकिन फिलहाल इस योजना के सामने दो बड़ी अड़चनें हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के अधिकारियों के अनुसार कोर्ट दोबारा शुरू होना तभी संभव है जब दिल्ली में महामारी के मामले घट रहे हों और सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध हो। दोस्तों आपको बता दें कि एक समाचार एजेंसी के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1 सितंबर से अदालतें खोलने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि महामारी संक्रमण के चलते दिल्ली हाई कोर्ट की कार्रवाई कई महीनों से बाधित है। दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकारी के मुताबिक अदालतें दोबारा शुरू करने का फैसला दिल्ली में महामारी की स्थिति पर निर्भर है। यदि इसमें कमी आती है तो योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन की पूर्ण उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण अड़चन है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर केजरीवाल की अपील, आचरण और वातावरण रखें क्लीन। दोस्तों आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से 3 अपील की है। अपनी अपील के माध्यम से मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार और प्रदूषण रोकने की बात कही है। अपने इस अभियान के लिए केजरीवाल ने दिल्ली वालों का साथ मांगा है। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारत के विकास में हमें भी अपना योगदान देना है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं दिल्ली वासियों से 3 अपील करता हूं। इनमें सबसे पहली अपील है कि भ्रष्टाचार को रोकने में योगदान देना। ये हम तभी निश्चय कर लें कि ना तो हम किसी के लिए रिश्वत देंगे और ना ही किसी काम के बदले में रिश्वत लेंगे। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि दूसरी अपील के तहत मुख्यमंत्री ने लोगों से जल, थल और वायु प्रदूषण कम करने में सहयोग मांगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण बढ़ाकर हम आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी दांव पर लगा रहे हैं, इसलिए हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण कम हो सके। तीसरी अपील के तहत केजरीवाल ने शहर को स्वच्छ रखने में मदद मांगी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपना घर या ड्राइंग रूम तो साफ रखते हैं, लेकिन सड़कों का ध्यान नहीं रखते। इस्तेमाल करने के बाद बची हुई चीजों और कचरे को सड़क पर फेंक देते हैं। इससे हमारा शहर प्रदूषित होता है और गंदगी फैलती है। अपनी उन्नति के लिए हमें अपनी सड़कों और आसपास के इलाकों को साफ रखना होगा। दोस्तों हमारा भी आपसे यही अनुरोध है कि आप जहां भी रहते हो वहां आसपास गंदगी न होने दें। और इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि सुशांत के परिवार का दुख सुनकर भावुक हुए बाबा रामदेव, यज्ञ करके अभिनेता के लिए मांगा न्याय। दोस्तों आपको बता दें कि 2 महीने बीतने के बावजूद भी सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की गुत्थी सुलझती दिखाई नहीं दे रही है। अभिनेता को न्याय दिलाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। सुशांत के परिवार को आम जनता के साथ साथ कई बॉलीवुड हस्तियों का भी साथ मिल रहा है। अब इसी कड़ी में योग गुरु बाबा रामदेव भी जुड़ गए हैं। उन्होंने सुशांत की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया है। दोस्तों आपको बता दें कि बाबा रामदेव के अनुसार उन्होंने सुशांत की शांति के लिए हवन किया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने सुशांत जी के परिजनों से बात की है, उनका दर्द सुना तो मेरी भी रूह कांप उठी। हम सब पतंजलि में उस दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सुशांत राजपूत और उनके परिजनों को न्याय मिले। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 25 जुलाई को पटना के राजीव नगर थाने में सुशांत के पिता के सिंह ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के खिलाफ कई आरोप लगाए गए थे। सिंह के अनुरोध पर बिहार सरकार ने सुशांत के मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा केंद्र से की थी, जिसे केंद्र सरकार ने तुरंत स्वीकार कर लिया था। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि महामारी से मुकाबले में साथ देने के लिए केजरीवाल ने किया मोदी सरकार का शुक्रिया। दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी के मामलों की रफ्तार धीमी हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में अपने संबोधन में तमाम मुद्दों पर चर्चा की। यहाँ स्वतंत्रता दिवस पर केजरीवाल ने ध्वजारोहण किया और अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली के अंदर आज महामारी के हालत काफी कंट्रोल में है। मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूँ। दिल्ली के लोगों ने पिछले कुछ सालों में बहुत से अभूतपूर्व काम करके दिखाए हैं। जब हर जगह प्रदूषण बढ़ रहा था तब पूरे दिल्ली में शायद अकेला ऐसा शहर था जहाँ 25% प्रदूषण यहाँ के लोगों ने कम करके दिखाया था। आपको बता दें कि महामारी पर काबू पाने के लिए केजरीवाल ने दिल्ली वासियों की तारीफ की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब जब पूरा देश और दुनिया महामारी से जूझ रही है, जून के महीने में लोग दिल्ली आने से घबरा रहे थे, लेकिन लोगों ने अपनी सूझबूझ और मेहनत से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने इस पर कंट्रोल कर लिया। जो स्थिति 2 महीने पहले थी, आज वह स्थिति काफी कंट्रोल में आ चुकी है। लोगों के अंदर इसका डर काफी कम हुआ है। आज पूरे देश में दिल्ली मॉडल की चर्चा हो रही है। सब लोगों को साथ लेकर, सारी संस्थाओं को साथ लेकर, सारी सरकारों को साथ लेकर और मिलकर एक साथ प्रयास का नतीजा है कि आज दिल्ली में स्थिति कंट्रोल में है। उन सभी लोगों को शुक्रिया जिन लोगों ने दिल्ली में स्थिति को कंट्रोल करने में सहयोग किया है। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार का शुक्रिया करना चाहते हैं, सभी सामाजिक संस्थाओं का शुक्रिया करना चाहते हैं, सभी धार्मिक संस्थाओं का शुक्रिया करना चाहते हैं, सभी डॉक्टर की एसोसिएशन और गैर सरकारी संस्थाओं का शुक्रिया करना चाहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि क्या सपा में वापसी के लिए तैयार है शिवपाल, दिया ये बयान।
दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के दो फाड़ हो चुके हैं। मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नाम से अलग दल बना चुके हैं, जिसका नुकसान सफाई के यादव कुनबे को झेलना पड़ा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद ये बातें उठती रही कि दोनों दलों को फिर से एक हो जाना चाहिए। अब शिवपाल सिंह यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने शनिवार को कहा कि वह चाहते हैं कि सभी समाजवादी फिर से एक हो जाएं और इसके लिए वह त्याग करने को भी तैयार हैं। शिवपाल ने इटावा में संवाददाताओं से कहा कि देखिए, हम चाहते हैं कि सभी समाजवादी फिर से एक हो जाएं। इसके लिए हमने तो पूरा त्याग करने के लिए कह दिया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि चिराग और नीतीश के तनाव के बीच अब HAM की एंट्री, सियासत में सस्पेंस बढ़ा रहे मांझी। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA के दो घटक दलों जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU और लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि LJP के बीच तनाव चरम पर है। LJP सुप्रीमो चिराग पासवान इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज की आलोचना में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनके सुर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD नेता तेजस्वी यादव से मिलते नजर आ रहे हैं। तो विपक्षी महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि HAM मुख्यमंत्री के काम की तारीफ कर रहा है। इसे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दबाव और संभावनाओं की सियासत कही जा सकती है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की पार्टी के नीतीश कुमार की ओर झुकाव को लेकर प्रवक्ता दानिश रिजवान यह कहकर सस्पेंस को बढ़ा देते हैं कि सियासत संभावनाओं का खेल है, कब क्या हो जाए कौन जानता है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों अजब गजब सियासत हो रही है। NDA के साथ होकर भी LJP नीतीश कुमार के पीछे पड़ी है, तो महागठबंधन के घटक दल हम का रुख नीतीश कुमार के लिए नरम हो गया है। जीतन राम मांझी की पार्टी का नीतीश कुमार के समर्थन में बयान देना कई सवाल खड़े कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि बीते दिनों चिराग पासवान ने बिहार में महामारी संकट के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया था। इस पर हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव किया, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान को आड़े हाथों लिया। महामारी संकट के दौरान नीतीश कुमार के कार्यों की तारीफ करते हुए दानिश ने कहा कि चिराग पासवान संकट की घड़ी में भी सियासत कर रहे हैं, चिराग को अपने बयानों पर लगाम लगाना चाहिए। दानिश ने चिराग को बचकानी हरकतें छोड़ देने की नसीहत भी दे डाली। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर चीन की बधाई, कहा कि शांति और दोस्ती के साथ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चीन ने भारत को बधाई दी है। भारत में चीन के राजदूत ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर भारत सरकार और लोगों को बधाई। उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि दोनों महान देश शांति और निकट साझेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि चीन के राजदूत ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर भारत सरकार और लोगों को बधाई। उम्मीद करते हैं कि प्राचीन सभ्यता वाले दो महान देश शांति और निकट साझेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। चीन की ये बधाई ऐसे समय में आई है जब दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। मई से जारी तनाव को कम करने के लिए अब तक कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि अभी नहीं थमने वाला है बारिश का दौर। देश के इन राज्यों के लिए फिर से जारी किया गया अलर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों में जोरदार बारिश हो रही है। राजस्थान के जयपुर, गुजरात के द्वारका और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की वजह से सड़कों में पानी भर गया है। भारी बारिश के बीच वहीं एक बार फिर से मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों और राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में भी बारिश होने का अनुमान है। आपको बता दें कि 16 तारीख को छत्तीसगढ़, 18 और 19 अगस्त को सौराष्ट्र और कच्छ पर भारी बारिश होने का अनुमान है। आपको बता दें कि उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों में मानसून अभी काफी सक्रिय है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से बिहार के कई इलाकों में बारिश का दौर अभी भी जारी है। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों मानसून सक्रिय है। पटना समेत पूरे राज्य में जगह जगह हल्की से भारी बारिश हो रही है। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को 15.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं राजस्थान और जयपुर के कुछ हिस्सों में हो रही भारी बारिश के कारण भीषण जल जमाव की स्थिति हो गई है। वहीं कुछ जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। आपको बता दें कि गुजरात में भी भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भारी जल जमाव है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 15 जिलों के 650 से ज्यादा गाँव बाढ़ से प्रभावित हैं। सरयू नदी कुछ स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।